हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 2 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। एमजीएसयू के बीए फाइनल ईयर के रीजनल ज्योग्राफी का जो उनका सब्जेक्ट है उनके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली आपको बड़े हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज रीजन। रीजन किसे कहते हैं? तो रीजन एक स्पेसिफिक वो एरिया अर्थ सरफेस का जिसका एक पर्टिकुलर अपना फीचर होता है, जिसकी पर्टिकुलर अपनी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और जिसकी पर्टिकुलर अपना वहां का क्लाइमेट होता है। और वहां पे हो सकते हैं पर्टिकुलर टाइप के ह्यूमन भी रहते हो जिनकी एक खुद की लैंग्वेज होती है, खुद की कल्चर होती है, उसी को एक अपने क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। यहां पे इसी क्वेश्चन को मैंने नीचे भी डाला है जहां पे मैंने बोला है जियोग्राफिकल नेचुरल रीजन किसे कहते हैं और एक बोला है कि जियोग्राफिकल रीजन क्या है। तो वहां पे आपको इस क्वेश्चन को और एलाबोरेट करूंगा। डेफिनेटली है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि रीजन कहते किसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेरी। तो ये जो प्रेरी रीजन है ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में वो घास के मैदान कहलाते हैं जहां पे व्हीट वगैरह ग्रो करी जाती है। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा इलाका? अमेरिका, यूएसए यानी कि और कनाडा के अंदर। वैसे जो भी घास के मैदान होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रास लैंड्स होते हैं, जिनमें ट्रीज बेसिकली नहीं होते, वहां पे व्हीट ग्रो करी जाती है। ये पूरी दुनिया में है और हर एक कॉन्टिनेंट में इनके अलग अलग नाम है। तो अमेरिका में इसे प्रेरीज कहते हैं, वो घास के मैदान जहां पे व्हीट ग्रो करी जाती है, ग्रास लैंड होते हैं ये, यहां पे ट्रीज कम होते हैं। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे ही अफ्रीका में होते हैं, साउथ अफ्रीका में, उनको क्या कहते हैं, अगर अलग से क्वेश्चन आ जाए तो उनको वेल्ड्स कहते हैं, VELDS। तो अगर आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय वेल्ड्स तो आप क्या लिखोगे कि वो ग्रासलैंड्स जिसमें ट्रीज कम होते हैं, व्हीट बेल्ट ग्रो करी जाती है, यानी कि व्हीट को ग्रो करा जाता है, उनको अपने वेल्ड्स कहते हैं अफ्रीका के अंदर। और अर्जेंटीना में अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में ब्राजील है तो उसके आसपास के एरिया में उगाया जाता है, तो उसे पंपाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपाज। तो ये वर्ड आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और अगर एशिया में पूछ लिया जाए, ऐसा बोल देता हूं, तो उसे स्टेपीज कहते हैं। यूरोप और एशिया में उसे स्टेपीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है। तो भाई मेडिटेरियन क्लाइमेट वो क्लाइमेट जो दुनिया का सबसे फेवरेबल और बेस्ट क्लाइमेट कहलाता है। ये क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट होता है, ड्राई होता है, और यहाँ पे गर्मियां जो थोड़ी होती है वो भयंकर लेवल की ड्राई पाई जाती है। यहाँ का विंटर वेट विंटर कहलाता है। और ये लगभग जो इसका एरिया है, लेटीट्यूड होता है, वो 30 to 45 लेटीट्यूड के आसपास पाया जाता है। इवन 35 डिग्री टू 40 डिग्री लेटीट्यूड भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहो तो आप बता सकते हो कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं मेडिटेरियन सी के आसपास के इलाके में और लगभग उस जैसी सेम फीचर्स रखने वाले इलाके में पाई जाती है। अब मेडिटेरियन सी लोकेट कहां पे करता है, अगर आप थोड़ा सा ये भी बताना चाहो तो बता सकते हो। तो ये मेडिटेरियन सी है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर यानी कि नॉर्थ में और यूरोप कॉन्टिनेंट के साउथ में लोकेट करता है। तो ये थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो। चलो आगे बात करते हैं। शॉर्ट नोट ऑन रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन को रॉकीज भी कहते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर पाई जाती है और ये काफी दूर के एरिया को कवर करती है नॉर्थ अमेरिका में। ये बात आपको लिखनी है कि ब्रिटिश कोलंबिया जो कि उनके कनाडा के अंदर एक स्टेट है, वहां से लेके मेक्सिको जो कि अमेरिका के अंदर स्टेट है, वहां तक ये आता है और ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड का काम करता है। तो ये बातें आपको लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। रेड बेसिन किसे कहते हैं? तो रेड बेसिन एक सदर्न वेस्टर्न चाइना के अंदर लो लैंड रीजन है, यानी कि नीचे का एरिया। और नीचे का एरिया होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसा होगा? प्लेन एरिया होगा। और प्लेन एरिया है तो कहीं ना कहीं वहां पे क्या होगा? नदियों का पानी वगैरह आ रहा होगा, या हो सकता है कि वहां पे बारिश का पानी अच्छा आता होगा। तो इस बेसिकली इसकी जो बात है रेड बेसिन की, ये है कि इसके चारों ओर माउंटेन्स है। अगर माउंटेन और बीच का कोई एरिया तो सिंपल सी बात है, माउंटेन से वहां से रिवर्स भी आती होगी और माउंटेन से बारिश का पानी भी आता होगा। तो ये फर्टाइल सोइल यहां पे पाई जाती है। और यहां पे एक रिवर है जिसका नाम है यंगत्जी रिवर, जो वहां की चाइना की एक इंपॉर्टेंट और बड़ी रिवर में से काउंट करने वाली एक रिवर है वहां की। और वहां वो रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी यहां पे ड्रेन करती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। रेड बेसिन कहां पड़ता है? सदर्न वेस्टर्न चाइना के अंदर पड़ता है। ये लो लैंड एरिया यानी कि फर्टाइल रीजन है, ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छा माना जाता है। इसकी मैं लॉन्ग क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेजन बेसिन किसे कहते हैं? तो भाई सभी जानते होंगे कि साउथ अमेरिका के अंदर वो एरिया जहां पे अमेजन रिवर उसकी सारी ट्रिब्यूटरी नदियां आती है, वो पर्टिकुलर एरिया अमेजन बेसिन कहलाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम को कवर करता है और ये लगभग साउथ अमेरिका की बात करें तो 35.5% के एरिया को कवर करने वाला एरिया है। तो ये अमेजन बेसिन जान गए होंगे। नेक्स्ट है
हम्बनटोटा क्या है? तो ये हम्बनटोटा श्रीलंका के अंदर एक पाया जाने वाला इंटरनेशनल पोर्ट है। तो बातें मेन अगर पता है ना आपको कहाँ है, श्रीलंका में, और श्रीलंका में भी कौन से सदर्न पार्ट में पाया गया है। इसको बनाने का बेसिकली पर्पस ये था कि कोलंबा जो पोर्ट है, कोलंबो जो उनका पोर्ट है, उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर कम किया जाए ताकि कुछ वहां पे काम हो सके, इसलिए इसको बनाया गया। अभी इसके लिए रिसेंटली अगर बात लिखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, वो ये है कि हम्बनटोटा को लीज पर दे दिया श्रीलंका ने 99 सालों के लिए। तो चाइना का अब वहां पे लीज पे दिया किसको? चाइना को। तो चाइना वहां पे इस पोर्ट का अभी यूज कर रही है। तो ये हम्बनटोटा पोर्ट कहां है? श्रीलंका के साउथ के अंदर पड़ता है। तो ये बातें आपको लिखनी है और थोड़ी थोड़ी बातें जो मैं बता रहा हूं वो बता देना। हवांग हे या हवांग हो क्या है? इसको येलो रिवर कहते हैं और इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पक्का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये येलो रिवर है, ये चाइना के अंदर है, इसे ही हवेंग हे नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली नदन चाइना के अंदर फ्लो करती है और यहां से ये येलो रिवर क्यों कहा गया? क्योंकि वहां का जो एरिया है ना, पर्टिकुलर जो मिट्टी है, वहां की सिल्ट है, वो येलो कलर की दिखाई देती है, इसीलिए इसे येलो रिवर कहते हैं। और ये येलो रिवर चाइना की एक इंपॉर्टेंट रिवर में से एक आती है। इसे क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी कि चाइनीज सिविलाइजेशन को पनपने के लिए, बढ़ाने के लिए जिम्मेदार येलो रिवर का माना जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन चेंज करके भी नीचे मैंने डाला येलो प्लेन किसे कहा गया है, तो कंफ्यूज होना नहीं है। बस जहां पे जिस पर्टिकुलर पार्ट में चाइना के येलो रिवर फ्लो करती है, वहां की जो मिट्टी है, सिल्ट है, वो येलो कलर की दिखाई देती है, इसे ही अपने येलो प्लेन भी कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये कहीं ना कहीं आपको पक्का हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट क्या है? अभी कौन नहीं जानता माउंट एवरेस्ट? दुनिया के सबसे हाईएस्ट जो हिमालयन माउंटेन की पीक है वो यही है। 8850 मीटर इसकी पीक है और ये दुनिया का, अर्थ का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी कहलाता है। और ये कहां पड़ता है? तो आपने बुक्स में पढ़ा होगा नेपाल में, तो आप नेपाल लिख सकते हो। बाकी आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि ये नेपाल और तिब्बत के बीच में, जो कि एक ऑटोनोमस रीजन, कहीं ना कहीं अभी चाइना का इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे, तो चाइना का माना जाता है। तो आप इसको नेपाल लिखना चाहो तो लिख देना, कोई खास रटने वाली बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑरेंज रिवर किसे कहते हैं, या ऑरेंज रिवर क्या है? तो ऑरेंज रिवर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साउथ अफ्रीका के अंदर इकोनॉमी को इरिगेशन देने के लिए और वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात तो आप सबसे पहले लिखोगे कि ऑरेंज रिवर है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। अब इसका यूज क्या करा जाता है? इरिगेशन के लिए, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहां से जनरेट करी जाती है। इसका नाम ऑरेंज रिवर क्यों दिया गया? तो कहते वहां पे एक कोई फेमस फैमिली थी, जो डच फैमिली थी, डच रूलिंग फैमिली, उसी के नाम से, जिसका नाम था क्या था? डच रूलिंग फैमिली जो थी, जिसे बोलते थे द हाउस ऑफ ऑरेंज, उसी के नाम से एक डच एक्सप्लोरर था जिसका नाम था रॉबर्ट जैकोब गॉर्डन, उसने इसका नाम ऑरेंज रिवर दे दिया। तो ये बात अगर आपको याद रह जाए तो लिख देना कि वहां पे एक डच फैमिली रूल करती थी जिसको बेसिकली द हाउस ऑफ ऑरेंज के नाम से जाना जाता था। उसी के बेस पे इसे ऑरेंज रिवर कह दिया, उस पर्टिकुलर रीजन में ये रिवर फ्लो करती है। तो ये बात आपको याद रखनी, कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका आपके सिलेबस में है तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है फॉल लाइन ऑफ यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसे फॉल लाइन क्या चीज है ये बेसिकली? तो फॉल लाइन है, ये एक ईस्टर्न यूएसए के बीच में जियोलॉजिकल बाउंड्री का काम करती है। सर बाउंड्री का काम कैसे करती है? तो कहा जाता है कि यहां पे एक 900 मील का एक लगातार एक जियोलॉजिकल बाउंड्री का काम कर रही है। यहां पे एक पिडमंट्स है जो कि अटलांटिक कोस्टल प्लेन से मिलता है। अब ये पिडमंट्स क्या होता है? बेसिकली पहाड़ का वो एरिया जो कि फुट का एरिया कहलाता है, यानी कि फुट ऑफ द माउंटेन, यानी कि माउंटेन का नीचे का एरिया पिडमेंट कहलाता है, जो बेसिकली किसी प्लेन एरिया से मिलता है। तो ये कहते हैं वो जगह है जहां पे पिडमेंट उनका अटलांटिक कोस्टल यानी कि प्लेन से ही मिल रहा है। और यहां पे अपने को कई तरह के वाटरफॉल और रैपिड्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पे नदियां फ्लो कर रही है, तो पहाड़ भी है। तो कहां पे अगर पहाड़ से अचानक नीचे पानी गिर रहा होता है तो उसे वाटरफॉल कहते हैं। और रैपिड वो जगह होती है जहां पे उतार चढ़ाव से पानी गिरता है, एकदम अचानक से नहीं गिरता, थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है उसमें, कि इसमें पहले थोड़ा सा पानी नीचे जाएगा, फिर उसके बाद नीचे जाता हुआ गिरता हुआ दिखाई देगा आपको, तो वो रैपिड्स होते हैं। तो ये यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे एक आदि नदी का नाम भी लिख सकते हो कि यहां पे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो आपको याद रहे तो डेलावेयर करके और पोटोमेक करके यहां की रिवर है, कुछ एक आपको याद रहे तो लिख देना। अदरवाइज बस मेन याद रखो कि अमेरिका के अंदर है, जो कि ईस्टर्न यूएसए के बीच में एक बाउंड्री का काम करती है। 900 मील की लगातार चलती है ये पैरेलल, और ये पिडमेंट मीट्स, और यहां पे पिडमेंट्स और क्या अटलांटिक कोस्टल मिलते हैं यहां पे, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉटन बेल्ट ऑफ यूएसए, यानी कि अमेरिका की कॉटन बेल्ट के बारे में बताओ। देखो भाई, यूएसए की कॉटन बेल्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगा, तब अच्छे से वहां पे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना देखना है कि ये सदर्न जो यूएसए है वहां पे लोकेट पड़ती थी। बेसिकली ये 19th सेंचुरी और लगभग जो 20th सेंचुरी है, वहां पे दुनिया की फेमस कैश क्रॉप के तौर पे जाना जाता था वो पर्टिकुलर एरिया, यानी कि यहां पे लार्ज स्केल पे
कॉटन को ग्रो करा जाता था उस टाइम में, इवन अभी भी करा जाता है, लेकिन उस टाइम की ये कैश क्रॉप के लिए सबसे फेमस एरिया था जिसे कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिम या टेरिम रिवर क्या है? तो ये चाइना की इनलैंड सबसे बड़ी रिवर है। देखो मैंने सबसे बड़ी रिवर नहीं कहा, इनलैंड, इनलैंड का मतलब वो होता है जो नदी कहीं ना कहीं देश के अंदर ही बहने का काम करती है, ठीक है, उस रिवर को इनलैंड रिवर कहते हैं। तो इनलैंड रिवर में ये सबसे बड़ी रिवर है जो कहीं ना कहीं किसी भी बाहर के जो ओशियन वगैरह बाहर की बॉडी उसमें ड्रेन नहीं करती, उसको इनलैंड रिवर कहते हैं। वैसे उनकी रिवर जो बड़ी है वो यंगत्जी रिवर और येलो रिवर चाइना की इंपॉर्टेंट और बड़ी रिवर में कहलाती है। तो ये टेरिम रिवर चाइना में बहती है, सबसे बड़ी बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात बस ये आपको याद रखनी है कि काराकोरम माउंटेन रेंज है, वहां से निकलती है और उसके बाद ये किस पर्टिकुलर एरिया तक जाती है, वहां पे एक डेजर्ट है जिसका नाम है टाकली मकान या टकली मकान, जैसा भी आपको याद करना यार, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना। उस पर्टिकुलर एरिया में ये फ्लो करती है। इसकी टोटल लेंथ अगर आपको याद रहे तो 27 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, ये याद रहे तो अच्छी बात है। अदरवाइज मेन आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इतना भी लिख दोगे कि चाइना की एक इंपॉर्टेंट इनलैंड रिवर है और ये काराकोरम माउंटेन रेंज से निकलती है और ये नदन एज जो इसका है वो कहां तक जाता है, टकली मकान डेजर्ट को ये कवर करता हुआ, ये डेजर्ट इलाका है वहां तक ये जा रहा होता है। तो इतनी सी बात लिख दोगे तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंटानल वेटलैंड रीजन क्या है? तो बस सिंपल सी बातें जो मैं बताऊं उतना लिख देना कि पंटानल वेटलैंड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड एरिया है। ये ब्राजील के अंदर लाई करता है, यहां पे सीजनली फ्लड आती है, यहां पे ग्रासलैंड और सवाना इकोसिस्टम पाया जाता है और यहां पे रिच बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि यहां पे फ्लड का एरिया है तो यहां पे कई तरह की अपने को बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांटेड की स्पीसीज अपने को देखने को मिल सकती है, प्लांट्स की स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखारा वैली क्या है? तो पोखारा वैली है वो सेकंड लार्जेस्ट वैली है किसकी? नेपाल की। नेपाल की सेकंड लार्जेस्ट वैली है पोखारा वैली और ये उसके वेस्टर्न पार्ट्स में कंट्री के आती है। बस इतना सा आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राम सेतु। तो राम सेतु को कौन नहीं जाता, हमारे तमिलनाडु के नीचे साउथ के पार्ट में और श्रीलंका के बीच में ये पाया जाता है। इसे ही अपने आदम ब्रिज भी कहते हैं, राम सेतु, क्योंकि राम के टाइम में बनाया गया ब्रिज कहा जाता है इसको। ये नेचुरल एक तरह से जो स्टोन है उनसे बना हुआ ये ब्रिज है। इसको बेसिकली यहां पे जो ये फॉर्म हुआ है इसी को रामेश्वर आइलैंड भी कहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आप लिख देना, बहुत है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट अ नोट ऑन ग्रेट लेक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी तरफ से काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये ग्रेट लेक्स है वो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। वहां पे कई सारी झीलें हैं जहां पे फ्रेश वाटर है, दुनिया की सबसे फ्रेश वाटर की झील भी यहीं पे पाई जाती है जिसको सुपीरियर लेक कहते हैं। तो यहां पे सबसे जो फ्रेश वाटर की झीलें हैं उन्हीं को ग्रेट लेक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कई सारी झीलें हैं यहां पे। ये कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री पे लगभग लाई करती है। कौन कौन सी झील है? सुपीरियर, मिशिगन, हुर्रे, एरे और ओंटारियो। ये लेक है, आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन इज अ डिफरेंशिएटेड सेगमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आए तो देखो रेयर पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चा अटेंड कर पाए, क्योंकि ये कोई भी स्टेटमेंट यार कहीं से भी पूछी जाती है तो बहुत कम प्रिपरेशन हो पाती है। लेकिन ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि ये स्टेटमेंट एक क्वेश्चन मैंने उठाया इंपॉर्टेंट में से। तो ये किसकी स्टेटमेंट कही है? ये रिचर्ड हार्शोर नाम के एक अमेरिकन जियोग्राफर थे, उन्होंने ये बात कही है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो रीजनल स्टडी थी उनकी स्टडी करते थे तो उन्होंने ये लाइन उनके बारे में कही। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो प्लेन्स क्या है? येलो प्लेन्स मैंने आपको बता दिया कि येलो रिवर का जो बेसिकली इलाका होता है जहां की मिट्टी आपको येलो कलर की दिखाई देती है, येलोविश अपीयर होती है, उसी को अपने क्या कहते हैं? येलो प्लेन कहते हैं। चाइना के अंदर ये लाई करता है, ये बात लिख रहा है, नॉर्थ चाइना का प्लेन रीजन है। नेक्स्ट है चिटागोंग हिल। तो चिटागोंग हिल आपको याद रखनी है, बांग्लादेश के अंदर है चिटागोंग हिल। और चिटागोंग हिल है वो किससे कवर करती है? तो चिटागोंग हिल के इंडिया का जो हमारा स्टेट है त्रिपुरा भी लगता है, मिजोरम भी लगता है, साथ ही साथ में म्यांमार भी इसको एक साइड से कवर करता है। म्यांमार हमारा स्टेट नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, म्यांमार एक कंट्री भी इसको करती है। चिटागोंग हिल वो एरिया है बांग्लादेश का जो थोड़ा सा बांग्लादेश से डिफरेंट फीचर्स रखता है, यानी कि यहां के अंदर एक माउंटेन पाई जाती है, बड़ी सारी माउंटेन की श्रृंखला है और साथ ही साथ में यहां पे डेंस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। चिटागोंग हिल का वही ट्रैक्ट है जो उसका इंडिया के साथ डिस्प्यूट थोड़ा रहता है, तो ये लाइन भी आप थोड़ा सा एडिशनल जोड़ सकते हो, ठीक है। मेन बात तो जो चीज पूछी गई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो लोकेट कहां पे करती है। अगर वही आप बता रहे हो ना 2 मार्कर क्वेश्चन में तो वही इनफ होता है, वो आपने बता दिया, थोड़ी से उसके एक आधा फीचर बता दिया तो इनफ है ये, है ना।
नेक्स्ट है ड्रेकन्सबर्ग क्या है? तो ये ड्रेकन्सबर्ग है, ये माउंटेन रेंज है जो कि सदर्न अफ्रीका के अंदर पाई जाती है और ये लगभग कहा जाता है कि 11,400 फीट के आसपास है। कहा जाता नहीं इसकी हाइट है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये सदर्न ईस्टर्न कोस्ट से साउथ अफ्रीका के सदर्न ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल ये चलती है। यहां पे रॉक और केव आर्ट सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी इसी रेंज के अंदर मिलती है अपने को देखने को। तो बस ये बात आपको लिखनी है। मेनली क्या बात लिखनी है कि ड्रेकन्सबर्ग है वो माउंटेन रेंज है कहां? सदर्न अफ्रीका के अंदर। इतनी बात लिख दी। उसके बाद एडिशनली आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सदर्न ईस्टर्न कोस्ट को कवर करता है, और बाकी बात लिखना चाहो तो ये बता सकते हो कि यहां पे रॉक और केव आर्ट देखने को मिलती है सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी। इतनी बात इनफ है। अरुण रिवर है वो कहां है? तो अरुण रिवर तिब्बत और नेपाल के बीच की रिवर है। बेसिकली ये वो रिवर है जो कि कोशी का ही एक पार्ट है जो इंडिया में फ्लो करता है, यानी कि इट इज पार्ट ऑफ कोशी, और कोशी रिवर अपने इंडिया में फ्लो करती है, आपको पता है। और इसे तिब्बत के अंदर फुंगचू या बूमचू के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। और इवन कोशी रिवर जो इंडिया में फ्लो करती है उसका लगभग 37% पानी है वो इसी नदी से आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो गया। जियोग्राफिकल रीजन किसे कहते हैं? आ गया भाई। जियोग्राफिकल रीजन उसे कहते हैं जो पर्टिकुलर एरिया जिसका एक पर्टिकुलर क्लाइमेट हो, वहां पे पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है, और पर्टिकुलर वहां का टेरेन होता है। टेरेन का मतलब एक एरिया पर्टिकुलर जैसा प्लेन है या वो हिली एरिया है या वो कैसा है ना, इसको टेरेन बोलते हैं। तो ये इसी को ज्योग्राफिकल रीजन कहते हैं। और नेचुरल रीजन में क्या डिफरेंस है? बस सेम ही वो ये, बस इसमें थोड़ा सा बोलना कि उसकी नेचुरल फीचर जो बेसिकली होती है ज्योग्राफी, जियोलॉजी, और किस बेसिस पे वो बाकी यूनिट से अपने आप को सेपरेट करता है। बात एक ही, डरना नहीं है, क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिलेगा कि नेचुरल रीजन या ज्योग्राफिकल रीजन क्या है। तो भाई ज्योग्राफिकल रीजन वो एरिया जो पर्टिकुलर जहां पे किसी तरह के रिसोर्स पाए जाते हैं जिसका क्लाइमेट सेपरेट होगा बाकी एरिया से, जो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक कैटेगरी के वहां पे प्लांट्स या एनिमल की स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, जिसका एक टेरेन यानी कि एक पर्टिकुलर जो वहां की लैंड फॉर्म स्ट्रक्चर है वो अलग होगी। तो ये विशेषता आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शानडोंग पेनिनसुला क्या है? तो ये शानडोंग पेनिनसुला ईस्टर्न चाइना के अंदर लोकेट करता है, और ये चाइना का जो ईस्टर्न एक स्टेट है जिसका नाम है शानडोंग प्रोविंसेस, उसके ईस्टर्न सेंटर का लगभग पार्ट को कवर कर रहा है। तो इतनी सी बात लिख दो, सफिशिएंट है, बहुत है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मेज ट्राइंगल, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। मेज ट्राइंगल अफ्रीका के अंदर वो पर्टिकुलर बेल्ट है जहां पे कॉर्न यानी कि मक्के को एक्सटेंसिवली उगाया जाता है, जो वहां की फूड सिक्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मेज को ग्रो करने के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये बात आपको लिखनी है। और पनामा कनाल मेरे अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, अगर आ जाए तो ठीक है, आप लिख सकते हो। पनामा कनाल बेसिकली पड़ता तो देखो सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है, तो नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यूएस से पूछा गया, तो इसको बनाने का जो काम करा था वो अमेरिका ने ही करा था। ये सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को ज्वाइन करने का काम करता है। ये एक आर्टिफिशियल कनाल है। इतनी बात आप लिख दो तो सफिशिएंट है। तो आई होप ये मैंने कुछ एक आपके 2 मार्कर क्वेश्चन कराए जिनसे काफी कुछ हेल्प होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस की भी आपके एग्जाम से पहले एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊं जिसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करूं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।